निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पुरातात्विक उत्खनन यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। हड़प्पा स्थल को पहली बार 1872 से लेकर 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खुदाई की गई थी। 2 दशक बाद ईट लुटेरे ने शहर के दृश्यमान अवशेषों को हटा दिया। इन्हें अज्ञात मूल की एक सिंधु मुहर मिली। हड़प्पा में पहली खुदाई 1920 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा शुरू की गई थी। प्राचीन काल में महानदी का नाम क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि प्राचीन काल में महानदी का नाम चित्रोत्पाल, महानंदा और नीलोत्पाल था। यह रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत श्रृंखला से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक एक कर सभी को देखते हैं। लोथल प्राचीन डॉकयार्ड, ये बिल्कुल सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश, यह भी सही है। राजगीर अशोक की लायन कैपिटल, नहीं, राजगीर में नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में है, जिसे अशोक मौर्य राजा जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ था द्वारा बनाया गया था। परंपरा के अनुसार अपने शासन काल के 20वें वर्ष में किए गए तीर्थ यात्रा के मार्ग पर विभिन्न बिंदुओं पर खंभों को खड़ा किया गया था। चौथा है नालंदा यानी बौद्ध शिक्षा का महान स्थल, बिल्कुल सही है यह। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 4 सही है। भारत में सिकंदर की सफलता निम्नलिखित में से किस एक के कारण हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इनके पास बेहतर सेना थी। सिकंदर की सेना ने एक संगठित सैन्य वाहिनी, वर्दी उपकरण और लगातार ड्रिल के साथ वास्तव में एक पेशेवर बल का प्रतिनिधित्व किया। सिकंदर के लोग बहुत जल्दी कई अलग अलग संरचनाएं बना सकते थे और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अल बिरूनी। अल बिरूनी एक खगोल शास्त्री, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। इन्होंने भौतिकी और प्राकृतिक विज्ञान का भी अध्ययन किया। वह पृथ्वी की त्रिज्या को मापने के लिए एक सरल सूत्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। इसके अलावा इन्होंने सोचा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी के तट पर देखा गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। जलालुद्दीन को आश्रय प्रदान करने के मामले में इल्तुतमिश को भारत पर संभावित मंगोल हमले का सामना करना पड़ा। इस प्रकार इसने बुद्धिमानी से काम लिया और अपने राज्य को संभावित मंगोल हमले से बचाया। वह महिला कवित्री जिसने अपने काम मधुर विजयम में अपने पति के विजयी अभियानों का वर्णन किया है, कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गंगा देवी। मधुरा विजयम की रचना गंगा देवी ने की थी। गंगाम्बिका 14वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य में एक कवि थी और इन्होंने मधुरा में मुसलमानों पर बुक्का राय प्रथम के पुत्र कुमारा कंपाना की जीत की कहानी को एक कविता के रूप में वर्णित किया है। द्वार समुद्र किस राजवंशीय शक्ति की राजधानी थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, होयसल। फरवरी 1311 में मलिक काफूर ने होयसल की राजधानी द्वार समुद्र को घेर लिया और बचाव करने वाले शासक वीरा बल्लाला तृतीय ने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। बल्लाला ने दिल्ली सल्तनत को एक वार्षिक श्रद्धांजलि देने के लिए सहमति व्यक्त की और बड़ी मात्रा में धन, हाथियों और घोड़ों को आत्मसमर्पण कर दिया। यदि आप 70वीं बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का पीडीएफ कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार एसआई की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल बीपीएससी का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। बीपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे, तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम,
कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स। साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं। एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे। वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। भगवान शिव को समर्पित कितने ज्योतिर्लिंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 12। शिव की पूजा करने के लिए समर्पित कई मंदिर हैं। इन मंदिरों के भीतर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो इन मंदिरों को सभी शिव भक्तों के लिए सबसे शुभ तीर्थ स्थल बनाते हैं। एक ज्योतिर्लिंग एक मंदिर है जहां भगवान शिव की पूजा प्रकाश के एक ज्वलंत स्तंभ के रूप में की जाती है। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या हुआ? एक एक कर सभी को देखते हैं, सही उत्तर चुनना है। उपमहाद्वीप में बारूद की शुरुआत हुई? नहीं, गलत है यह। क्षेत्रीय वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का शुरुआत हुआ था? बिल्कुल नहीं। क्षेत्र में तैमूर वंश की स्थापना हुई? यह सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। गन पाउडर उपमहाद्वीप में बहुत पहले पेश किया गया था, शायद 13वीं शताब्दी में मंगोलों द्वारा। 16वीं शताब्दी में भारत में तैमूर राजवंश की स्थापना करने वाले बाबर के आगमन से बहुत पहले दिल्ली सल्तनत के समय में मेहराब और गुंबद की वास्तुकला व्यापक रूप से प्रचलित थी। निम्नलिखित में से किस युद्ध ने शेरशाह को सूरी वंश की स्थापना में मदद की? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चौसा का युद्ध। शेरशाह सूरी ने 26 जून 1539 को चौसा की लड़ाई में मुगल सम्राट हुमायूं को हराया और फरीद अल दीन शेरशाह की शाही खिताब का दावा किया। उसने मई 1540 में कन्नौज में एक बार फिर हुमायूं को हराया। उसने अपने दुश्मनों को बंगाल, बिहार, हिंदुस्तान और पंजाब से खदेड़ दिया था। साथ ही उत्तरी सीमा पर बलूच नेताओं को भी हराया था। राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक संबंध अकबर द्वारा किस घराने के साथ स्थापित किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कछवाहा। राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक गठबंधन अकबर द्वारा कछवाहा
राजपूत के साथ स्थापित किया गया था। वह जनवरी 1562 में अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती के मकबरे की तीर्थ यात्रा पर गए। उनका मार्ग राजपूत राज्य अंबर से होकर गुजरा। किस मुगल सम्राट का भारत में कोई मकबरा नहीं है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य पर शासन करने वाले जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर लाहौर पंजाब में शहादरा बाग में है, जो पाकिस्तान में स्थित है। इनका वास्तविक नाम नूर उद दीन मोहम्मद सलीम था और जहांगीर उनका शाही नाम था। मुगल भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व यानी लैंड रिवेन्यू। भूमि राजस्व राज्य के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। भू राजस्व के अलावा व्यापार राजस्व का एक अन्य स्रोत था। महिलाओं और बच्चों के काम के घंटे को प्रतिबंधित करने और स्थानीय सरकार को आवश्यक नियम बनाने के लिए अधिकृत करने वाला पहला कारखाना अधिनियम किसके समय में अपनाया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन। पहला कारखाना लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने 7 साल से कम उम्र के बच्चों के काम करने और 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सीमित काम के घंटों को प्रतिबंधित कर दिया। इस अधिनियम में कार्य अवधि के दौरान 1 घंटे के ब्रेक और रोजगार के लिए 4 मासिक अवकाश का भी प्रावधान किया गया था। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मुसलमानों को जीतने और उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध बनाने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की प्रणाली का प्रयोग किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक मतदाताओं के जनक के रूप में जाना जाता है। यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की शुरुआत के कारण था, जिसने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शहादत खान। शहादत खान ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। अमेरिका में किसने फ्री हिंदुस्तान अखबार जारी करना शुरू किया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तारकनाथ दास। तारकनाथ दास उत्तरी अमेरिका में भारतीय समुदाय के पहले नेता हैं जिन्होंने फ्री हिंदुस्तान नामक एक पेपर शुरू किया। द फ्री हिंदुस्तान अप्रैल 1908 में प्रकाशित हुआ था। किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था न ही उनके द्वारा तैयार या नियोजित? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों से प्रेरित था न ही उनके द्वारा तैयार या योजना बनाई गई थी। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खुदीराम बोस। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर जेल में ब्रिटिश जज डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। खुदीराम बोस निडरता के प्रतीक, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। वह लगभग 18 वर्ष के थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, पोरबंदर भी और राजकोट भी। करमचंद उत्तम चंद बाबा गांधी, जिनका जन्म 1822 में हुआ था और जिनका देहांत 16 नवंबर 1885 में हो गया था, पोरबंदर में एक राजनीतिक व्यक्ति थे। उन्होंने पोरबंदर और राजकोट के दीवान के रूप में कार्य किया। वे महात्मा गांधी के पिता थे। गांधीवादी नवाचार का क्या अर्थ है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अधिक लोगों के लिए कम निवेश से अधिक उत्पादन करना। यही है गांधी नवाचार का अर्थ। कामगतामारू क्या था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कनाडा के लिए एक समुद्री यात्रा का एक नौसैनिक जहाज। कामगतामारू की घटना में जापानी स्टीमशिप कामगतामारू शामिल था, जिस पर ब्रिटिश भारत के लोगों के एक समूह ने अप्रैल 1914 में कनाडा में प्रवास करने का प्रयास किया, लेकिन अधिकांश को प्रवेश से वंचित कर दिया गया और उन्हें कलकत्ता लौटने के लिए मजबूर किया गया। वहां भारतीय शाही पुलिस ने समूह के नेताओं को गिरफ्तार करने का प्रयास किया।
चंपारण सत्याग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक एक कर सभी को देखते हैं। यह किसानों के साथ जुड़ा था, यह तो बिल्कुल सही है। इसे तिनकठिया प्रणाली के खिलाफ लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ने एमके गांधी का सहयोग किया, महात्मा गांधी का, यह भी सही है। यह अखिल भारतीय स्तर पर महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था, यह गलत है। यह अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 22 तक चला था, गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन था, जिसमें सभी भारतीयों के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की गई थी। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 को लोकप्रिय रूप से जाना जाता था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट एक्ट। यह अधिनियम सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली रॉलेट समिति द्वारा पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना जाता है, 21 मार्च 1919 को दिल्ली में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था। इसने सरकार को अदालत के कानून में मुकदमे और दोष सिद्धि के बिना किसी को भी सलाखों के पीछे डालने का अधिकार दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा महात्मा गांधी को दी गई उपाधि, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आत्मसमर्पण कर दिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कैसरे हिंद। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए 1915 में पेन्सहर्ट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसरे हिंद से सम्मानित किया गया था। गांधी ने 1920 में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय अभियान के हिस्से के रूप में पदक लौटा दिया था। लाला लाजपत राय कब घायल हुए थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज के समय। 1928 में जब साइमन कमीशन ने लाहौर का दौरा किया, तब लाला लाजपत राय ने 30 अक्टूबर को इसके खिलाफ एक अहिंसक विरोध का नेतृत्व किया। पुलिस ने लाठी चार्ज करते हुए घातक बल के साथ पलटवार किया। पुलिस हमले में राय को गंभीर चोटें आई और अंततः 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता का नया अपनाया गया तिरंगा झंडा पहली बार कब फहराया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अपनाया गया तिरंगा झंडा 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में तय किया गया था, जिसे हर साल मनाया जाना था, जिसमें लोगों से ब्रिटिश शासन को अब और न झुकने की अपील की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट दिवस मानते हुए अब हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आचार्य विनोबा भावे को निम्नलिखित में से किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार किया गया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। आचार्य विनोबा भावे गांधी के करीबी सहयोगी थे। उन्होंने महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें पहली बार 1930 में गिरफ्तार किया गया था। 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता उन्मूलन यानी अनटचेबिलिटी एलिमिनेशन, हरिजन या दलित लोगों के लिए काम करने और भारत के दलित वर्ग के उत्थान के लिए की थी। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे और सचिव अमृतलाल ठक्कर थे। निम्नलिखित में से किस राजा ने अकबर से पहले तानसेन को संरक्षण दिया था? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन एक गायक और वादक थे जिन्होंने कई रागों की रचना की थी। वह वास्तव में भाटा के राजा रामचंद्र के सभा गायक थे। कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने उनके असामान्य संगीत कौशल के बारे में जानकर उन्हें अपनी सभा में शामिल किया था। पांड्य वंश की दूसरी राजधानी कौन सी थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांची। देश के दक्षिणी भाग से 3 मुख्य वंशों में से एक पांड्य वंश दक्षिण भारत में एक प्राचीन तमिल राज्य था जो संगम युग के दौरान विकसित हुआ था। पांड्यों के कई प्रारंभिक तमिल शिलालेख मदुरई और इसके आसपास पाए गए थे। पांड्यों की राजधानी मदुरई का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में थे में दक्षिण की मथुरा के रूप में किया गया था। कांची शहर पांड्यों की एक माध्यमिक राजधानी बना था। मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों को देखते हैं। यह प्रणाली अकबर द्वारा शुरू की गई राज्य की आधिकारिक कुलीनता थी, यानी ऑफिशियल नोबिलिटी थी, तो सही है। मनसबदारी वंशानुगत होती थी, नहीं, यह गलत है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक।
मनसबदार मुगल प्रशासन में अधिकारी थे। मुगल सेवा में शामिल होने वाले रईसों को मनसबदार के रूप में नामांकित किया गया था। मनसबदार शब्द एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक मनसब यानी रैंक रखता है। मनसबदारों को सभी नागरिक और सैन्य पदों पर नियुक्त किया गया था। सालबाई की संधि कब हुई थी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1782। इस संधि पर 17 मई 1782 को मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा पहले एंग्लो मराठा युद्ध के परिणाम को सुलझाने के लिए लंबी बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए थे, जिस पर वारेन हेस्टिंग और महादाजी सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों, इस वीडियो का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप के करंट अफेयर्स कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। दोस्तों, इन PDF के सहारे आप इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के इस अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। कौन कौन सा इवेंट है? पूना पैक्ट, गांधी इरविन एग्रीमेंट, क्रिप्स मिशन और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहला आएगा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद है गांधी इरविन एग्रीमेंट, उसके बाद है पूना पैक्ट और सबसे लास्ट में क्रिप्स मिशन। पूना पैक्ट 1932 में ब्रिटिश भारत की विधायिका में दलित वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण पर दलितों, दलित वर्गों और उच्च जाति के हिंदू नेताओं की ओर से महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता था, जबकि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षरित एक राजनीतिक समझौता था। क्रिप्स मिशन मार्च 1942 के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में उनके प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन हासिल करने का एक असफल प्रयास था। दोस्तों, इसी के साथ इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले एडिशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।